नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं VCI एजुकेशन पर। चलिए, आज हम लोग का जो टॉपिक है वो जल संसाधन एवं सिंचाई नहरें है। तो आइए इनसे रिलेटेड जितने भी फैक्ट होते हैं उन सारे फैक्टों को डिस्कस करते हैं। बता दें कि एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर होगा और इनसे जितने भी फैक्ट होंगे सारे फैक्ट को एक एक करके डिस्कस किया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हम सबसे पहले जान लेते हैं कि भारत में जल संसाधन के स्रोत हैं वो कहाँ कहाँ से हमको प्राप्त होते हैं। देख सकते हैं भारत में हमको जल मिलता है जो वो 4 प्रकार से मिलता है दोस्तों। सबसे पहले हमको धरातलीय जल मिलता है जिसे पृष्ठभूमिय जल भी कह सकते हैं। नेक्स्ट हमको मिलता है भूमिगत जल, इसे आप भौम जल भी कहते हैं दोस्तों। और अगला मिलता है वायुमंडलीय जल, फिर लास्ट मिलता है महासागरीय जल। यानी इन 4 प्रकार से हमको जल मिलता है। ये 4 प्रकार हमारे जल के स्रोत हैं जो भारत में हमको उपस्थित करवाते हैं दोस्तों। अब चलिए इनसे जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन है देख सकते हैं, एक एक करके सारे क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। तो चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन देख सकते हैं कि भारत में, देखिए अगला क्वेश्चन है कि सिंचित क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान प्राप्त है। मतलब सिंचाई के क्षेत्र में भारत का कौन सा स्थान है पूरे वर्ल्ड में। तो पूरे वर्ल्ड में ये प्रथम स्थान रखता है भारत अपना, क्योंकि भारत में सबसे ज़्यादा सिंचाई होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपको बता दें कि भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई नलकूपों द्वारा होती है। देखिए, भारत में अलग अलग राज्य में सिंचाई होती है, लेकिन उनको सिंचाई करने का जो व्यवस्था है वो अलग अलग प्रकार से है। लेकिन वहीं उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में भी सिंचाई कई प्रकार से होता है। वहाँ पर नलकूप का प्रयोग बहुत ज़्यादा किया जाता है, इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में नलकूपों का प्रयोग बहुत ज़्यादा होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन बता दें कि देखिए, क्वेश्चन जानने से पहले एक फैक्ट भी जान लीजिए कि आधुनिक सिंचाई प्रणाली का जनक महान सिविल इंजीनियर मोक्षगुंडम विश्वेश्वर रमैया को माना जाता है। विश्वेश्वर रमैया जो थे वो सिविल इंजीनियरिंग थे और इन्हें आधुनिक सिंचाई प्रणाली का जन्मदाता भी माना जाता है। आइए नेक्स्ट देख सकते हैं कि क्षेत्रफल के दृष्टि से शीर्ष 3 तालाब सिंचित राज्य क्रमशः कौन सा है। मतलब कहने का कि भारत के वो कौन सा राज्य हैं जो सिंचित क्षेत्र में अग्रणीय है, जो तालाब द्वारा अपने यहाँ की भूमि को सिंचित करते हैं। तो कौन कौन से हैं, तो देख सकते हैं कि साउथ एरिया का जो राज्य वो है तमिलनाडु है, आंध्रा है और मध्य प्रदेश है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं कि अगला क्वेश्चन है कि भारत में नहर प्रणाली की संकल्पना किसने प्रस्तुत की थी। तो ये इनका नाम था जिनसा जे दुस्तर ने इसे प्रस्तुत किया था दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं कि भारत में सिंचाई के मुख्य साधन क्या है। तो देखिए, सिंचाई के तो अलग अलग प्रकार के साधन हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा साधन जो प्रयोग होता है वो कुआं और नलकूप द्वारा प्रयोग होता है और ये भारत की सबसे प्रमुख संसाधन है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं कि सरहिंद नहर किस नदी से निकाली गई है। तो सरहिंद नहर जो है ये सतलज नदी से निकाली गई है, सतलज नदी से निकाली गई है सरहिंद नहर। और अगला क्वेश्चन देख सकते हैं कि विश्व में जल दिवस, मतलब विश्व भर में जल दिवस कब मनाया जाता है। तो ये 22 मार्च मनाया जाता है और ये अपना बिहार के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है दोस्तों ये डेट, क्योंकि इस दिन ही बिहार दिवस भी मनाया जाता है 22 मार्च को। आगे देख सकते हैं राष्ट्रीय जल दिवस, देखिए विश्व जल दिवस जो मनाया जाता है वो 22 मार्च को मनाया जाता है और 22 मार्च को भी बिहार दिवस भी मनाया जाता है। लेकिन 14 अप्रैल को बता दें तो 14 अप्रैल को भारतीय जल दिवस मनाया जाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं कि भारत में सिंचित क्षेत्रफल वाले 5 राज्यों का सही क्रम क्या है। तो देखिए, सिंचाई के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा जो प्रयोग करता है वो उत्तर प्रदेश करता है, उसके बाद सिंचाई राजस्थान करता है और उसके बाद पंजाब करता है, उसके बाद चौथे स्थान पर मध्य प्रदेश और 5वें स्थान पर आंध्र प्रदेश। यानी सबसे ज़्यादा जो सिंचाई करता है वो उत्तर प्रदेश करता है, उसके बाद राजस्थान, उसके बाद पंजाब, फिर मध्य प्रदेश और लास्ट में आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश जो है वो सिंचाई के क्षेत्रफल में 5वां स्थान रखता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं कि हरियाली योजना किससे संबंधित है। तो हरियाली योजना जो है ये जल संभर के विकास से संबंधित है। और देखिए, जल संभर क्या है और इसके विकास से क्या क्या लाभ मिलता है देख सकते हैं दोस्तों।
तो जल संभर से जो जल संभर का विकास होता है उसे निम्नलिखित लाभ मिलते हैं। सबसे पहला लाभ हमको ये मिलता है, इससे पीने और सिंचाई के लिए जल मिलती है। जैव विविधता में वृद्धि होती है दोस्तों। जल भराव में कमी और मृदा लवणता का ह्रास होता है, माने उपजाऊ मृदा का विकास होता है। कृषि उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि होती है। वनों के कटाव में कमी होती है। जीवन स्तर में सुधार होता है और रोजगार में वृद्धि होती है दोस्तों। तो जल संभर विकास से हमको बहुत कुछ लाभ मिलता है। आगे क्वेश्चन देख सकते हैं कि आगे क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि इंदिरा गांधी नहर का निर्माण किस वर्ष प्रारंभ हुआ था। तो ये 1958 में प्रारंभ हुआ था, मतलब इसका निर्माण कार्य 1958 में प्रारंभ हुआ था दोस्तों। अगला क्वेश्चन, फरक्का नहर पूरा प्रचलित नहर है, ये जल वाहन क्षमता कितनी है। तो 40,000 क्यूसन है दोस्तों, 40,000 क्यूसेक। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व में सबसे पुरानी और विकसित नहर व्यवस्था भारत में गंगा नहर को माना जाता है। गंगा नहर जो है ये विकसित नहर व्यवस्था है और ये सबसे पुरानी है भारत की। अगला देख सकते हैं कि गंगा नहर का निर्माण किस वर्ष हुआ है। तो इसका निर्माण 1927 में हुआ है दोस्तों। अगला देख सकते हैं कि सारण सिंचाई नहर किस नदी से निकली है। तो ये गंडक नदी पूरे बिहार में फैली हुई है दोस्तों। आगे देख सकते हैं कि भारत की सिंचाई परियोजना का मतलब भारत में जो सिंचाई होते हैं उस परियोजना से कुछ लघु सिंचाई परियोजना है और कुछ मध्यम सिंचाई परियोजना है और कुछ बृहद सिंचाई परियोजना है। इतना करके मेरे चैप्टर को समाप्त हो जाएगा और देखिए इनसे बहुत कुछ लाभ आपको मिलेंगे। तो आइए हम देखते हैं कि भारत में सिंचाई परियोजना के लाभ के प्रकार, परियोजनाओं के प्रकार क्या क्या है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं लघु सिंचाई परियोजना, इससे क्या लाभ है। देखिए इस परियोजना के अंतर्गत 2000 हेक्टेयर से कम क्षेत्र की सिंचाई 2000 हेक्टेयर से कम क्षेत्र की सिंचाई होती है, किसमें, लघु सिंचाई परियोजना में। और इसके अंतर्गत कुआं, नलकूप, डीजल पंपिंग सेट, तालाब, ड्रिप सिंचाई और स्प्रिंकलर यदि शामिल किया जाता है। भारत में लगभग 62% सिंचाई आवश्यकता की पूर्ति लघु सिंचाई परियोजनाओं से होती है, यानी लघु सिंचाई परियोजना से 62% सिंचाई होती है दोस्तों। आगे देख सकते हैं कि लघु सिंचाई को बढ़ते महत्व को देखते हुए 2006 में संचालित लघु सिंचाई योजना वर्ष 2010 में राष्ट्रीय लघु मतलब इसे सूक्ष्म लघु सिंचाई योजना कहते हैं और मिशन के रूप में परिवर्तित कर दिया गया दोस्तों। आगे देख सकते हैं कि मध्यम सिंचाई परियोजना, तो इसके बारे में बता दें कि इस सिंचाई परियोजना के अंतर्गत 2000 से 10,000 हेक्टेयर तक की सिंचाई होती है और इसमें नहरी सिंचाई प्रमुख है क्योंकि छोटी नहरों से इसी वर्ग में रखा जाता है। देखिए आप लोग तो अभी लघु सिंचाई परियोजना के बारे में पढ़ें, अब ये मध्य सिंचाई परियोजना का जो अंतर्गत आता है उसमें 2000 से लेकर 10,000 हेक्टेयर आता है, उसी के बीच में सिंचाई करता है। और लास्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि बृहद सिंचाई परियोजना, बृहद मतलब होता है बड़ा, इनमें 10,000 हेक्टेयर से अधिक सिंचाई होती है। इसके लिए बड़े बांध बनाकर नहरें निकाली जाती है। सामान्यतः बड़ी नहरों बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को शामिल किया जाता है। बड़ी माध्यम परियोजना से देश की 38% सिंचाई की आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। तो आप समझ सकते हैं कि इनसे 10,000 से हेक्टेयर से अधिक सिंचाई होता है, किससे, बृहद से, और इसके लिए बड़े बांध बनाए जाते हैं और नहरें निकाली जाती है, मतलब कि बांध बनाकर नहर बनाई जाती है और इसमें बड़ी नहरें बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं में शामिल किया जाता है और बड़ी माध्यम से परियोजनाओं से देश की 38% सिंचाई की आवश्यकता पूर्ति हो जाती है, किससे, बृहद सिंचाई परियोजना से। जल के साथ उर्वरक को भी मिलाकर संपन्न सिंचाई कहलाती है, जिसे फर्टिगेशन कहा जाता है दोस्तों। तो ये आज हम लोग का अंतिम क्वेश्चन था और इस तरीके से हम लोग बहुत कुछ इसमें सीखे होंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर नेक्स्ट वीडियो में।